अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल जीरो स्पेक्ट्रम में खुश आमदीद कहते हैं। आपका होस्ट एडवोकेट राजा सुबहान आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत मशहूर शेर है कि खोल आँख फलक देख, ज़मी देख, फ़िज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। आज हमारे चैनल में जो शख्सियत मौजूद हैं, आप मेरे उस्ताद, मेरे क़िबला जनाब मोहम्मद सलमान एडवोकेट साहिब। इससे पहले कि मैं अपने मेहमान से कुछ सवालात करूं लॉ ऑफ बेल के टॉपिक के हवाले से, मैं इनके तारुफ में कुछ चीज़ें पेश करना चाहूँगा, जैसे इनका तालीमी आगाज़, इनकी वकालत, उसके बाद किन किन जगहों पर इन्होंने काम किया, उस हवाले से कुछ आपको बताता चलूँ। आपने तालीम एलएलबी ऑनर्स शरिया एंड लॉ और सर्टिफिकेट हासिल किया फॉरेंसिक एंड साइंस जीसीयू लाहौर से। उसके बाद आप रेडियो से मुंसलिक रहे, रेडियो एफएम 103। आपने एक साल कानून और इंसाफ के उन्वान से एफएम 103 से प्रोग्राम किया। 23/8/2014 में अपनी वकालत का आगाज़ किया। अब हम अपने मेहमान गिरामी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला इस पॉडकास्ट के लिए, और स्पेशली सर वो स्टूडेंट्स जो आपको सुन चुके हैं और स्पेशली कोर्ट्स के अंदर आपकी अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा सराहते हैं, उन्होंने ये मुझे मजबूर किया कि आप सर का पॉडकास्ट ज़रूर करें। तो सर, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने जो अपनी वकालत का आगाज़ किया, सबसे पहला स्टेप जो एक वकील जिस तरफ जाता है वो है चैम्बर का चुनाव। तो आप किस चैम्बर में गए सबसे पहले? देखिए, मेरे उस्ताद गिरामी जनाब इज़्ज़त माब अंसर नवाज़ मिर्ज़ा साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मैंने 2014 में उनका चैम्बर ज्वाइन किया और तकरीबन 1.5 साल में एक्टिव एसोसिएट उनके साथ रहा, जिसमें मैंने तमाम फोरम्स पर, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम फोरम्स पर उनके साथ रहा और प्रोसीडिंग्स को ऑब्ज़र्व किया, देखा और रिसर्च करके दी उन्हें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि उसके बाद आपके मेंटोर कौन रहे? देखें, उस्ताद ग्रामी अंसर नवाज़ मिर्ज़ा साहब के बाद जिस शख्सियत का मेरे ऊपर बहुत गहरा असर है, जिन्होंने हमेशा बहुत इंतहाई शफीक रहे मेरे साथ, वो हैं जनाब इज़्ज़त माब सुहेल नासिर साहब। नो। और लीगल फ्रेटर्निटी में पूरे पाकिस्तान में लोग उन्हें बहुत ही अच्छे नाम से जानते हैं। उनका काम एज ए जुडिशल ऑफिसर शायद ही उन जैसा ब्रेव जज कोई गुजरा हो, तो उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। आज मैं जिस मकाम पर हूँ, ये मेरे वालिदैन की दुआओं के बाद मेरे दोनों असातिज़ा का एक मेरे ऊपर दस्ते शफ़क़त था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ तक हूँ। अच्छा सर, अब जो हमारे एक सेगमेंट्स हैं, मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं। हमारे पहले सेगमेंट का नाम है लिटरेचर पोर्शन। इसमें हम लिटरेचर के हवाले से कुछ सवालात करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपके बारे में मशहूर है कि जब आपकी अपीयरेंस होती है, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो आपको कोर्ट रूम के अंदर देख चुके हैं, इंक्लूडिंग मी, तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि अल्फाज की अदायगी, यानी कि आपकी अल्फाज की अदायगी, अब तक मैं जितने सीनियर लॉयर्स को सुन चुका हूँ, मुझे नहीं याद पड़ता कि आपसे बेहतर अल्फाज की अदायगी किसी ने अदा की होगी। ना सिर्फ ये, बल्कि एटीसी कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो स्पेशली सर आपके हवाले से मुझे एक दिन कह रहे थे कि आप सलमान साहब से ये ज़रूर पूछिएगा कि वो कौन सी डिक्शनरी कंसल्ट करते हैं, और इतना बेहतरीन अंदाज, इतना फ़्लो। तो सर स्पेशली इसके हवाले से कुछ बताएं। देखें, लिटरेचर सबसे पहली चीज़ है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन लोगों का कि इतना हुस्न ज़ानी ये रखते हैं मेरे बारे में, और ये अल्लाह ताला का एक करम है कि मैं ऐसे लोगों के साथ बैठा, अदब के ऐसे लोगों के साथ बैठा कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मुझे बताई प्रोनंसिएशन की। अब मैं आपके सवाल के ऊपर आता हूँ कि ये प्रोनंसिएशन लबो लहजा होगा कैसे ठीक। देखें, एक बहुत बड़ा चेंज मेरी इस समझ में आया कि जब मैंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस इस्लामाबाद, नमल जिसको हम बोलते हैं, उसको ज्वाइन किया। वहाँ मेरा एक सब्जेक्ट था फोनेटिक्स एंड फिनोलॉजी।
फोनेटिक्स एंड फिनोलॉजी में आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाई जाती है और आपको बताया जाता है कि कैसे वर्ड्स की फॉर्मेशन होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी क्लास में अपने बैच का टॉपर था प्रोनाउंसिएशन में। तो फ्लो आप में आएगा कि जिस वक्त आपके पास एक तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा हो, सेकंड आपके पास एक रेंज ऑफ वोकेबलरी बहुत हो, ठीक है, और थर्ड जो लैंग्वेज की किसी भी दुनिया की लैंग्वेज की ब्यूटी, तमाम लिंग्विस्ट यूनानिमसली ये बात कहते हैं कि तमाम लैंग्वेजेस की ब्यूटी जो है वो उसकी प्रोनाउंसिएशन में है। तो प्रोनाउंसिएशन अच्छी अब होगी कैसे अच्छी? नंबर वन, जैसे मैंने कहा कि या तो आपको प्रोनाउंसिएशन का सब्जेक्ट पढ़ा हो बहुत डिटेल में, अगर तो वो पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी ऑनलाइन अवेलेबल, रेंज ऑफ वोकेबलरी बहुत हो, ठीक है, और थर्ड जो लैंग्वेज की किसी भी दुनिया की लैंग्वेज की ब्यूटी, तमाम लिंग्विस्ट यूनानिमसली ये बात कहते हैं कि तमाम लैंग्वेजेस की ब्यूटी जो है वो उसकी प्रोनाउंसिएशन में है। तो प्रोनाउंसिएशन अच्छी अब होगी कैसे अच्छी? नंबर वन, जैसे मैंने कहा कि या तो आपको प्रोनाउंसिएशन का सब्जेक्ट पढ़ा हो बहुत डिटेल में, अगर तो वो पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी ऑनलाइन अवेलेबल है, हार्ड फॉर्म में भी है। इससे आप कोई भी वर्ड जो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे और आप चाहते हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन हो तो उससे चेक करें। सेकंड है मैरियम वेबस्टर, आप उसको देखें। थर्ड वन है कि रोजाना इंग्लिश बीबीसी या CNN सुने। जितनी प्योर इंग्लिश आप सुनेंगे उतना ही प्योर डिक्शन आपका बनेगा। और डिक्शन या तर्ज बयां के बारे में सैफ का एक शेर है कि सैफ अंदाजे बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। और गालिब साहब का भी एक शेर है कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां और। तो डिक्शन तर्ज बयां जो उनसे आपका ये सबसे ज्यादा अहम है। कंक्लूड करूंगा मैं डिक्शन की इंपॉर्टेंस पर कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि खलकल इंसान अल्लामाहुल बयान, कि हमने तख्लीक इंसानी के बाद जो सबसे अहम सलाहियत दी इंसान को वो है उसका पावर ऑफ एक्सप्रेशन। तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, वेल फर्निश्ड होना चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ होगा अनथक मेहनत करने से। वास्ट लिटरेचर पढ़ा होना चाहिए, उर्दू में है तो उर्दू का पढ़ा हो, इंग्लिश में तो इंग्लिश का पढ़ा हो, ताकि आपके पास एक वास्ट रेंज हो वोकैबुलरी की। अच्छा सर, इसमें एक ये भी बताइए कि आपने तो बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन कर दिया, जो बिगनर्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप किस तरह लेके चलें इसको? ज़ाहिर है उनके लिए एकदम से करना बहुत मुश्किल होगा, स्टेप्स छोटे छोटे बता दीजिए इसमें। देखें, रोज़ाना की बेस के ऊपर आपने अपने लिए तकरीबन एटलीस्ट आधा घंटा निकालना है। अच्छा। और तीन चीज़ों के ऊपर फोकस होना चाहिए लैंग्वेज जिस वक्त आप अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो नंबर वन, उसका ग्रामर, उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बहुत एक्यूरेट हो। अच्छा, यहाँ मैं दूसरी चीज़ कहूँगा कि दूसरी चीज़ है आपकी वोकैबुलरी, अल्फाज का ज़ख़ीरा इतना हो आपके पास कि आप कम्युनिकेशन करें तो उसमें पॉजेज ना आपको बहुत ज़्यादा लेने पड़ें। सही। थर्ड वन, अदायगी, प्रोनाउंसिएशन। अब ये जिस वक्त आप रोज़ाना आधा घंटा देंगे इसको, तो तक 6 माह बाद आपको खुद फील होगा स्टूडेंट्स को कि यार हम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। और मैं दोबारा एक बात कहूँगा कि BBC और CNN लाजमी सुने,
अपने तहतो लफ्ज को, अपने प्रोनाउंसिएशन को हम्म। अच्छा करने के लिए। सर एक सवाल आपकी इजाज़त से मैं करूंगा, और मैं सोच रहा था कि ये मैं आपसे ज़रूर करूं कि सर पोस्चर के हवाले से अक्सर हमने देखा है कि किसी की हम कोई इसमें कोई बुराई नहीं कर रहे, कि सीनियर्स को भी मैंने देखा है कि अक्सर जब वो रोस्ट्रम पर आते हैं तो उनका पोस्चर करेक्ट नहीं होता। और इवन कि जब मेरा पहला केस था सर, तो स्पेशली आपने मुझे पार्क बुला के ना सिर्फ मेरा पोस्चर ठीक किया, बल्कि सर आपने मुझे उसकी प्रैक्टिस करवाई जो आर्ग्यूमेंट से। अगले दिन जो मेरा केस था, तकरीबन सर मुझे याद है कि आपने मुझे एटलीस्ट 50 टाइम्स आपने कहा कि बेटा आप इसको करें। तो सर एक तो ये बताइए कि पोस्चर कैसे ठीक करें, दूसरा आर्ग्यूमेंट्स की तैयारी कैसे की जाए। देखें, पोस्चर जो है ना, वो तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग से आपको होगा, ठीक है। हम्म। और अब होगा कैसे, बुनियादी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ हम्म। कि आपकी कमर बेंड नहीं होनी चाहिए कि ठीक। आप रोस्टम के ऊपर, जैसे हम बोलते हैं कि रोस्टम के ऊपर लेट जाना, हम्म। इस तरह नहीं होना चाहिए। हम्म। नंबर वन। नंबर टू, आपका जज को एड्रेस करने का जो स्टाइल है, ठीक है, ये हम्म। बड़ी बुनियादी और बेसिक चीजें हैं, लेकिन हमने देखा कि जजेस अनॉय हो जाते हैं। कभी जज को इस तरह उंगली नहीं करनी है आपने। ठीक है। इंतहाई अदब और एहतराम से शाइस्ता लहजे में गुफ्तगू करते हुए अपने हाथों को अगर आप जेस्चर शो भी कर रहे हैं, तो वो उसमें एक अदब और एहतराम रिफ्लेक्ट करना चाहिए, हम्म। ना कि उसमें कोई एरोगेंस या ऐसी कोई चीज। हम्म। थर्ड वन जो उनसे आपने बात की, बहुत अहम। देखें, एक अच्छे आर्ग्यूमेंट को करने के लिए हम्म। आपको, और ये मैं लॉर्ड डेनिंग का आपको रेफरेंस देने जा रहा हूं, सही। कि लॉर्ड डेनिंग खुद भी कहते हैं कि मैं कई मर्तबा अपने आर्ग्यूमेंट को लिख कर खुद से रिपीट करता था, और कभी कभी मैं सेंटेंस लिखता, उसको फिर काटता, और 10-10 मर्तबा लिखने और काटने का ये प्रोसेस जारी रहता। वाह। क्योंकि मेरी एक बात याद रखिएगा, परफॉर्मिंग आर्ट, एडवोकेसी इज परफॉर्मिंग आर्ट। आप परफॉर्म कर रहे हैं, पीछे कितने लोग सुन रहे हैं आपको नहीं इस चीज का। तो परफॉर्मिंग आर्ट एक रिग्रेस हार्ड वर्क और प्रैक्टिस मांगता है। जी। जैसे अगर कोई एक मुकर्रर है, उसने तकरीर करनी है, तो याद रखिएगा कि वो एक अच्छी तकरीर के पीछे उसने 100-200 मरतबा उस तकरीर को अपने रूम में किया होता है। हम्म। तो इसी तरह एक अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए आपको अपने चैम्बर में उसकी बेहतरीन किस्म की मेहनत कर कर, उसको रिपीट कर कर, आईना लगाएं, उसके सामने खड़े होकर खुद प्रैक्टिस करें, हम्म। और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो फ्लरिश होगी। और दुनिया के तमाम ओरेटर्स, याद रखिएगा, ये मैं वसूख से कह रहा हूं आपको, अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको रेफरेंसेस भी मिलेंगे। हम्म। दुनिया के तमाम अच्छे ओरेटर्स मीडियोकर थे, वो सिर्फ अपनी अनथक मेहनत से अच्छे ओरेटर बने। जैसे JF कैनेडी हो गया, जैसे चर्चिल हो गया, ये बुनियाद इब्राहिम लिंकन हो गए, हम्म। ये सब मीडियोकर लोग थे। हम्म। लेकिन इन्होंने पूरी जिंदगी तकरीर करते वक्त, उसकी तैयारी करते वक्त बहुत वक्त दिया उसको, हम्म। और तब जाकर वो फिर एक शहपारा बना। वाह। अच्छा सर, अब हमारा एक टॉपिक है लॉ ऑफ बेल। सर ये एक डिटेल टॉपिक है। सेगमेंट हमारा लिटरेचर पोर्शन ख़त्म हो गया और आपने बहुत अच्छे अंदाज में सर इसको कंक्लूड किया। अच्छा सर, मेरा जो पहला सवाल है लॉ ऑफ बेल पर, वो ये है कि ज़मानत क्या है, व्हाट इज़ बेल। देखो, सिंपल वर्ड्स में इसको इस तरह से हम बयान कर सकते हैं कि मुल्ज़म की कस्टडी को जेल अथॉरिटी से लेकर श्योरिटी के हैंड ओवर करना, सही। यानी कि जामन के हैंड ओवर करना, हम्म। ठीक है। अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा ये है कि व्हाट इज़ द रेलिवेंट प्रोविजन, यानी कि मुतल्लिका प्रोविजन क्या है इससे रिलेटेड। देखें, इसमें देर आर 3 relevant provisions. जी Number सर। 1, 496, which deals with bailable offenses. हम्म। Section 497, which हम्म। deals with non-bailable हम्म। offenses. हम्म। Section 498 deals with pre-arrest bail. Now, I want to make it clear. 496 डील करेगी बेलेबल ऑफेंसेस में जमानत का जो तरीकाकार है हम्म। उसको। हम्म। 497 डील करेगी जो
नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जमानत का तरीकाकार है उसको। 498 डील करेगी जो प्री अरेस्ट बेल कबल अज गिरफ्तारी जो जमानत का तरीकाकार है उसको। अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि काइंड ऑफ ऑफेंसेस यानी कि जराइम की अकसाम इसमें ज़रा ज़रूर बता दीजिए सर। देखें, इसमें अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 2 जी। CRPC, हम्म। और मैं कहना चाहूँगा अपने देखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, कि आप अपनी प्रैक्टिस डेवलप करें पूरा वर्ड प्रोनाउंस करने की। दी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, दी पाकिस्तान पीनल कोड 1860s। ठीक है, फर्स्ट टाइम एटलीस्ट आप इसका इस तरह से रेफरेंस दें। अब मैं आपके क्वेश्चन पर आता हूं। ऑफेंसेस की इकसाम अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल 2 शेड्यूल 2 के मुताबिक दो हैं, एक बेलेबल ऑफेंसेस, दूसरा नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अच्छा सर, अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा और फिर उसके बाद ये तीसरे का ही हिस्सा है। सर ये बताइएगा कि काबिल ज़मानत जुर्म क्या है? हाँ, काबिल जमानत जुर्म या बेलेबल ऑफेंस वो है कि इन विच बेल इज ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट, जिसमें जमानत एज ए हक दी जाएगी, उसको रिफ्यूज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। एंड 496 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 deals with bailable offenses according to which bail shall be granted as a matter of right. Do remember, there is no question, there is no liberty to the court to refuse the bail in bailable offenses। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बहुत लैंडमार्क जजमेंट मौजूद हैं, जैसे तारक बशीर केस है PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 34, और इसी तरह 2014 SCMR पेज 760। इन बेलेबल ऑफेंसेस बेल शेल बी ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट, और अगर if bail is refused in bailable offenses, that would be the last day of that judicial officer। सर अब ये इसी के हवाले से ये बताइएगा कि नाकाबिल ज़मानत जुर्म क्या है? हाँ, देखें, नाकाबिल जमानत जुर्म है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस इन विच bail is not granted as a matter of right, it is completely discretion of the court। अच्छा सर, अब हमने अक्सर ये सुना कि प्रोहिबिटरी क्लॉज बहुत ज़्यादा सुना। सर ये बताइए कि व्हाट इज़ प्रोहिबिटरी क्लॉज? देखें, जिस वक्त हम सेक्शन 497 की बात करते हैं, स्टूडेंट जितने भी लॉ के हैं उनको मैं स्पेशली ये कहूँगा कि जो जजमेंट्स मैं रेफर करने जा रहा हूँ या जो आपको नज़र आएंगी बॉटम पर, वो लाजमी पढ़िएगा। हमने बड़ी रिसर्च मेहनत करके आपके लिए ये निकाली ताकि आपका लीगल अक्यूमन जुरिस्प्रूडेंस जो बेल के ऊपर है वो बेहतर से बेहतर हो। तो पहली जजमेंट लाजमी आपने पढ़नी है, वो है तारक बशीर केस PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 34, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि व्हेन वी डील विद नॉन बेलेबल ऑफेंसेस देयर आर टू कैटेगरीज। नंबर 1 प्रोहिबिटरी क्लॉज, सेकंड नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज। प्रोहिबिटरी क्लॉज जैसे अभी आपने पूछा क्या है, तो प्रोहिबिटरी क्लॉज वो जराइम हैं जिनकी सजा 10 साल से लेकर डेथ सेंटेंस तक है। नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज वो है कि जिसकी सजा 10 साल से कम है। अच्छा सर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये आ रहा है कि सर प्रोहिबिटरी क्लॉज में सज़ा कब दी जाएगी और कब नहीं दी जाएगी, इसमें ये बता दीजिए। हाँ, देखें, ये एक अहम क्वेश्चन है आपका कि प्रोहिबिटरी क्लॉज में बेल किस वक्त दी जाएगी। अब इसमें आपने याद रखना है कि सेक्शन 497 क्लॉज 2 या सेक्शन 497 सब सेक्शन 2 जिसको हम रूटीन में बोलते हैं फर्दर इंक्वायरी, कि व्हेन facts and circumstances of the case show that the accused is not guilty of an offense with which he is charged, then the case will become of one of further inquiry, and when the case is of further inquiry, bail will be granted to an accused।
ठीक है, यानी कि जब फर्दर इंक्वायरी, मजीद इंक्वायरी या तफ्तीश की जरूरत हो, जो मटेरियल अदालत के सामने रखा गया है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो उसको इनक्रिमिनेट करे, उसका ताल्लुक जोड़े जुर्म के साथ, तो फिर याद रखिएगा, चाहे सजाए मौत का, डेथ सेंटेंस का केस है, जमानत दी जाएगी। सर अब इसी से मिलता जुलता सर एक क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग। सर नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में ज़मानत का कानून क्या और इसमें कब ज़मानत दी जाएगी? नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में जमानत का कानून ये है कि नॉन व्हेन द ऑफेंस फॉल्स इन नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज, और नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज वो है कि जिसमें जराइम की सजा 10 साल से कम है। तो तारिक बशीर केस ने क्लियर किया कि द रूल इज बेल एंड रिफ्यूजल इज एन एक्सेप्शन। कि रूल क्या है कि बेल, जमानत दी जाएगी, और एक्सेप्शनल ग्राउंड्स क्या है, वो है व्हेन देयर इज एप्रीहेंशन ऑफ रेपिटेशन ऑफ एन ऑफेंस, or tampering with the prosecution's evidence, or there is apprehension of abscondence of an accused, or where the accused is previously convicted। अगर तो खदशा है, और माकूल खदशा है, याद रखिएगा, माकूल खदशा है कि वो प्रोसिक्यूशन की शहादत को डिस्ट्रॉय करेगा, तबाह कर देगा, डैमेज कर देगा मुलजम, या अगर उसको जमानत दी गई तो मफरूर हो जाएगा, या अगर उसको जमानत दी तो वो दोबारा उस जुर्म को इर्तिकाब करेगा, और या तो वो पहले से सजा याफ्ता है। तो ये 4 एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं कि अगर ऑफेंस नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में भी फॉल कर रहा है तो उसको जमानत नहीं दी जाएगी। अच्छा सर, हम सेक्शन 497 के अंदर हम पढ़ते हैं कि हार्डन, डेस्परेट एंड डेंजरस क्रिमिनल। सर इस पर रोशनी डालें। यार ये आपका सबसे अहम क्वेश्चन है और इस चीज को समझने की जरूरत है, और लॉ ऑफ बेल पर मैं आपके इस क्वेश्चन को सबसे अहम क्वेश्चन कहूंगा, क्योंकि ये डिफाइन नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट की इनंसिएशंस हैं उसमें डिफाइन किया गया कि हार्डन, डेस्परेट एंड डेंजरस क्रिमिनल जो है वो कौन है। याद एक चीज रखिएगा, जनरलाइज्ड प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूं कि हार्डन, डेस्परेट एंड डेंजरस क्रिमिनल को कभी भी जमानत नहीं दी जाएगी, मेरिट के ऊपर भी नहीं दी जाएगी। याद रखिएगा, स्टैट्यूटरी ग्राउंड के ऊपर भी वो इंटाइटल्ड नहीं है अगर उसके खिलाफ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है। अब आपके सवाल के ऊपर मैं आता हूं कि वो कौन है हार्डन, डेस्परेट एंड डेंजरस क्रिमिनल। देखें, 2 केसेस लाजमी पढ़िएगा। एक मोहंदर केस PLD 1990 सुप्रीम कोर्ट पेज 934, और दूसरा केस है जलाल वर्सेस अल्लाह यार 1993 SCMR पेज 525। पहली जजमेंट में ये डिस्कशन हुई सुप्रीम कोर्ट के सामने, 5 मेंबर्स बेंच की जजमेंट। उन्होंने कहा कि ये कौन होगा, और क्या जिसको पहले से सजा हो चुकी है वो भी हार्डन, डेस्परेट एंड डेंजरस क्रिमिनल हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया, उसका रेशियो डिसाइड एंड आई ये है कि प्रीवियस कॉन्विक्ट लाजमी नहीं कि हार्डन, डेस्परेट एंड डेंजरस क्रिमिनल हो। जो शख्स पहली मर्तबा जुर्म कर रहा है वो भी हार्डन, डेस्परेट एंड डेंजरस क्रिमिनल हो सकता है। उसके लिए अदालत ने देखना है कि मटीरियल क्या है अदालत के सामने। अब वो मटीरियल डिफाइन हुआ है 1993 SCMR पेज 525 में। इसमें कहा कि इफ द एक्यूज्ड किल्स द डिसीज्ड इन ब्रूटल वे by cutting his body into pieces, or drags the dead body of the deceased in order to humiliate him or his family's honor, such acts show that the accused is hardened, desperate and dangerous criminal। इसकी मैं आपको रिसेंटली एक एग्जांपल देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो केस डिसाइड किया नूर मुकद्दम का, कि मुल्जिम का जो विक्टिम है उसका गला ही उतार देना, अब ये शो करता है कि ही इज हार्डन, डेस्परेट एंड डेंजरस क्रिमिनल। सेकंड एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं कि जहां मकतूल को मारने के बाद
उसके अज़ा को काट दिया गया, ये हार्ड एंड डेस्परेट एंड डेंजरस क्रिमिनल है। इसकी एक और मैं समझाने के लिए मटेरियल से हमारी बात निकली कि मटेरियल क्या, एक शख्स पता है हमें कि एक फायर शॉट काफी है किसी को की जान लेने के लिए, लेकिन वो मुल्जिम एक फायर शॉट मारता है सर पर, मकतूल बंदा मर गया, गिर गया, अब वो जाता है बाकी 7 फायर शॉट वो उसकी छाती पर मारता है, ये जानने के बावजूद कि वो मार चुका है पहले फायर शॉट पर, ये बाकी 7 फायर शॉट मारना, ये इंडिकेट करता है, ये वो मटेरियल है जो शो करता है कि ही इज हार्ड एंड डेस्परेट एंड डेंजरस क्रिमिनल। सर क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज माई पॉइंट ऑफ व्यू। सर अगर एक मुलजिम पर एक से ज़्यादा मुकदमात हैं तो फिर क्या वो मुलजिम ज़मानत का हकदार होगा? देखें, ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। रोज़ाना अदालतों में ये क्वेश्चन रेज होता है और पुलिस जब रिकॉर्ड पेश करती है कि सर इसके ऊपर और भी मुकदमे पेंडिंग हैं। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में से एक चीज आपने समझनी है कि केस का पेंडिंग होना और सजा होना ये दोनों अलग चीजें हैं। तो इनका जो क्वेश्चन है वो है कि क्या अगर एक शख्स के ऊपर और मुकदमात भी हैं लेकिन सजा नहीं हुई तो क्या बेल दी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट अपने बहुत सारे केसेस में कह चुकी है, हम रेफरेंस नीचे देख लीजिएगा, कि mere pendency of cases is no ground to decline the bail if the accused is entitled for the bail which he has applied before the court of law. अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर मेरा 6 ये है कि अगर एक मुलजिम मफरूर हो जाता है तो क्या फिर मफरूर होने की बुनियाद पर वो ज़मानत से महरूम किया जा सकता है? ये भी आपका बहुत ही अहम और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट की 2025 तक, ठीक है, जजमेंट्स आ चुकी हैं कि mere abscondence is no ground to decline the bail। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे यहाँ क्योंकि एक बहुत बड़ा लोगों की एक टेंडेंसी पाई जाती है कि जुर्म एक ने किया तो सबको, पूरे खानदान को मुलविस कर दो, तो कुछ लोग खौफ की वजह से भाग जाते हैं, उनके खिलाफ एविडेंस कोई भी नहीं होता, लेकिन वो खौफ की वजह से जब भागते हैं तो ये तस्वुर किया जाता है कि जैसे उन्होंने भी जुर्म किया या उसमें मुलविस हैं, लेकिन शहादत के बाद रिकॉर्ड के ऊपर आता है कि उनके खिलाफ तो कोई भी एविडेंस नहीं। तो याद रखिएगा कि mere abscondence is no ground to decline the bail because in our society sometimes accused runs away due to fear of false implication। अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको मैं थोड़ा सा उर्दू में कोट करूँगा स्टूडेंट्स की आसानी के लिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि औरत, लागर और स्पेशली 16 साल से कम उम्र बच्चे के बारे में कानून क्या कहता है ज़मानत के कानून में? हाँ, ये आपने बहुत ही अहम क्वेश्चन किया। देखें, ये एक एक्सेप्शन में प्रोवाइजो सेक्शन 497 में मौजूद है कि जब एक औरत सिक, इन्फर्म, जिसे आपने लागर कहा, या बहुत इन्फर्म, बहुत कमज़ोर, चलने के भी काबिल नहीं रहा, तो इन लोगों के केसेस आ जाते हैं एक्सेप्शंस में, प्रोवाइजो में। इन लोगों को बेल दी जाएगी, इन लोगों को बेल, जमानत डिक्लाइन नहीं की जाएगी, रद्द नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स रेफर कर देंगे हम नीचे, आप स्टूडेंट्स को मिल जाएंगी जब आप वीडियो देखेंगे। अच्छा सर, अब ये सवाल जो है मैं, हालांकि मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करना था, लेकिन चूंकि नौयत को देख के मैंने ये बेहतर समझा कि मैं इस सवाल को ज़रूर आपके सामने पेश करूँ। सर, जुवेनाइल के बारे में कानून क्या कहता है कि इससे ज़मानत दी जाएगी और कब कब दी जाएगी और कब नहीं? देखें, ज़मानत जो जुवेनाइल का लॉ है ना, उसमें तो हमें सबसे पहले जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट लाजमी पढ़ना चाहिए 2018 का, ठीक है। उसमें तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में कह दिया कि वो जुराइम जो उनसे 3 साल तक हैं वो सारे के सारे बेलेबल हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, जो 7 साल तक है हम्म, वो उसमें बेल एज ए रूल है देना, हम्म, ठीक है। जो फिर उससे ऊपर के हैं उसमें फिर वो प्रिंसिपल जो फर्दर इंक्वायरी का हम्म, वो एग्जिस्ट कर हम्म, रहा है तो उन्हें बेल दी जाएगी। हम्म, एक चीज याद रखिएगा कि जुवेनाइल के लिए स्टेचुटरी पीरियड 6 माह का है। अच्छा। जुवेनाइल के लिए स्टेचुटरी पीरियड 6 माह का है। और इस पर खावर कियानी केस मंसूर अली शाह साहब ने हम्म, जो जजमेंट दी, बहुत लैंडमार्क जजमेंट हम्म, बच्चों के हवाले से, और उसमें उन्होंने जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट की इंटरप्रिटेशन इतने खूबसूरत अंदाज में की हम्म, कि बच्चों को अगर उनसे जुर्म हो जाता है तो उसका फाउंडेशनल पर्पस है कि उनको रिफॉर्म किया जाए। बच्चों के मामले में डेटरेंस की थ्योरी अप्लाई नहीं करेगी, हम्म, बल्कि रिफॉर्मेशन की करेगी। हम्म। अच्छा सर, आपने स्टैट्यूटरी पीरियड के बारे में कहा, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज स्टैट्यूटरी ग्राउंड, और एटलीस्ट सर इस पर एक केस लॉ जरूर रेफर कर दीजिए। देखें, इसके ऊपर स्टैट्यूटरी पीरियड सबसे पहले समझने की चीज है वो है हम्म, कि स्टैट्यूट ने एक टाइम पीरियड दे दिया हम्म, कि इस टाइम पीरियड में इस नेचर के ऑफेंस का ट्रायल कंप्लीट हो जाना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त। लाजमी कंप्लीट होगा, नहीं होगा हम्म, तो मुलजम के खिलाफ बेशक इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, वो उसको जमानत दी जाएगी हम्म, स्टैट्यूटरी पीरियड पर, हम्म, अगर वो ट्रायल उस वक्त में कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम्म, मैं आता हूं इसके सेकंड पोर्शन पर कि जैसे डेथ सेंटेंस जिन केसेस में है हम्म, ऑर्डिनरी कोर्ट्स में हम्म, 2 साल का पीरियड मर्द के लिए प्रोवाइडेड है, बिल्कुल। ठीक है। 2 साल में अगर मिसाल के तौर पर कत्ल का मुकदमा डिसाइड नहीं हुआ, मुलजम के खिलाफ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मौजूद है, मुकदमा डिसाइड नहीं हुआ, तो फिर केस लॉ है शकील शाह वर्सेस द स्टेट 2022 SCMR पेज 1, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस शख्स को जमानत एज अ मैटर ऑफ राइट दी जाएगी। हम्म, याद रखिएगा इधर दोबारा एक बात हार्ड एंड डेस्परेट एंड डेंजरस क्रिमिनल की, कि हार्ड एंड डेस्परेट एंड डेंजरस क्रिमिनल जो भी होगा ही इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर बेल ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्यूटरी ग्राउंड। औरत के मामले में अब हम आते हैं, औरत के मामले में वो टाइम पीरियड 1 साल है, हम्म, ठीक है। बिल्कुल दुरुस्त। डेथ के केसेस में अगर औरत का ट्रायल 1 साल में कंप्लीट नहीं हुआ तो 1 साल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या हार्डन, डेस्परेट और डेंजरस क्रिमिनल जमानत का मुस्तहिक होगा? Hard and desperate and dangerous criminal, he is not entitled for grant of bail in any case. अच्छा, बिल्कुल दुरुस्त। अगर आप सेक्शन 497 पढ़ें, जी। उसमें बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में है प्रोवाइजो में कि हार्ड एंड डेस्परेट एंड डेंजरस क्रिमिनल विल नॉट बी ग्रांटेड बेल। और इसके साथ कौन सा मुलजम जो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत किसी भी मुकदमे में है और उसके खिलाफ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है हम्म, और वो मुकदमा हम्म, डेट केस इज डेट ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ, हम्म। तो उस शख्स को भी नहीं दी जाएगी बेल। सर, क्या जमानत देते वक्त अदालत कोई शर्त लगा सकती है? क्या ये उसके लिए ज़रूरी है? बिल्कुल गलत है, जमानत देते वक्त कोई कंडीशन नहीं लगा सकती। मिसाल के तौर पर हमने केसेस देखे अभी पीछे 9 मई के हम्म, कि कुछ जगह को तोड़ फोड़ की गई तो हम्म, जमानतें दी गई जी कि आप मुलजम 10 लाख रुपया पहले जमा करवाए, हम्म, ठीक है, एज ए कंडीशन, और फिर उसको हम बेल देंगे। हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में कहा कि ये मुलजम को बेल देते हुए कंडीशन लगाना ये बिल्कुल इलीगल है। क्यों? अब इसका विजडम समझिएगा। उसकी फिलॉसफी ये है कि वो मुलजम जिस वक्त ट्रायल में आएगा तो जब चार्ज फ्रेम होगा और जब उसको कहा जाता है कि डू यू प्लीड गिल्टी, वो कहता है नहीं, तो फिर उसको हम फाइन कैसे, प्रीमेच्योर फाइन कैसे लगा सकते हैं? बिल्कुल ये ठीक तो है। अगेंस्ट द लॉ है। अगेंस्ट द लॉ। फाइन तो तभी दिया जाएगा कि जब उसका गिल्ट एस्टैब्लिश हो एस्टेब्लिश चुका हुआ। है, लेकिन जब उसका जुर्म ही एस्टैब्लिश नहीं हुआ तो प्रीमेच्योर
कन्विक्शन आप कैसे उसे दे सकते हैं विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। और फाउंडेशनल प्रिंसिपल अगेन वही है, एवरी पर्सन इज इनोसेंट अनलेस हिज गिल्ट इज एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। सर सेक्शन 498, सर ये बताइएगा कि प्री अरेस्ट बेल क्या है और प्री अरेस्ट बेल कौन सी अदालत देने की मजाज है? हाँ, देखें, प्री अरेस्ट बेल जमानत कबल अज गिरफ्तारी जिसको हम बोलते हैं, ये इसकी इंटरप्रिटेशन जजमेंट लॉ बेस्ड है, ठीक है। हदायतुल्लाह केस आया था PLD 1949 लाहौर पेज 21। फिर इसके बाद लैंडमार्क जजमेंट है मुराद खान केस PLD 1983 सुप्रीम कोर्ट पेज 82। फिर जजमेंट आई मीरा बख्श केस PLD 1989 सुप्रीम कोर्ट 347। और अभी तक ये ही व्यू चला आ रहा है जो इनमें, वो क्या है कि प्री अरेस्ट बेल के लिए एक्यूज्ड ने मेलाफाइडी एस्टेब्लिश करनी है अच्छा ऑन पार्ट ऑफ कंप्लेनेंट, अच्छा ठीक है, जो मुस्तगीस है उसके केस की ये बदनीयती है। If he succeeds to establish mala fide on part of the complainant, he is entitled for this extraordinary relief. क्यों? अब याद रखिएगा, क्योंकि his dignity, his respect is involved in that case. और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी इंसान की इज्जत और हुर्मत को कभी भी पामाल नहीं किया जा सकता, ना ही इलीगली इसको पामाल करने की इजाजत दी जाएगी। सर इसी से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल ये है कि सर व्हेन प्री अरेस्ट बेल विल बी गिवन? प्री अरेस्ट बेल when accused has established through the available record that the mala fide is on part of the complainant or ulterior motives part on the police. If he succeeds to establish it before the court of law, he will be granted pre-arrest bail. सर लास्ट बट नॉट लीस्ट, सर ये बताइएगा कि इंटरम बेल क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सर इस पर रोशनी डालें। देखें, इंटरम बेल, अब प्री अरेस्ट बेल में ना इंटरम बेल का एक कॉन्सेप्ट होता है, और इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये इंटरम बेल सबसे पहले आपको दी जाती है कि आप अदालत के सामने सरेंडर करते हैं कि सर मुझे झूठा मुलवस किया गया इस केस में, लिहाजा मुझे सुना जाए कि ये कंप्लेनेंट के बिहाफ के ऊपर बदनीयती शामिल है, पुलिस उसे सपोर्ट कर रही है। आप जाते हैं अदालत के सामने, आपको इंटरम बेल दी जाती है, एड इंटरम प्री अरेस्ट बेल। इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। देखिए, एड इंटरम प्री अरेस्ट बेल का कॉन्सेप्ट एड इंटरम इंजंक्शन से ड्राइव किया गया। इसके ऊपर जजमेंट है PLD 1981 लाहौर 599। स्टूडेंट्स ऑफ लॉ ने लाजमी आपने इसको पढ़ना है इस जजमेंट को, और उसमें उन्होंने बताया कि इसकी एनोलॉजी को ऑर्डर 39 रूल 1-2 से डिराइव किया गया कि जैसे स्टे हम लेने जाते हैं तो वो परमानेंट स्टे तब मिलता है आपको, कंफर्म तब होता है जब दोनों पार्टीज को सुना जाता है। उससे पहले जो आपको कुछ दिनों के लिए स्टे मिलता है उसको हम बोलते हैं एड इंटरम स्टे, एड इंटरम इंजंक्शन। इसी तरह से उसी एनोलॉजी से ड्राइव किया गया एड इंटरम प्री अरेस्ट बेल का कॉन्सेप्ट। वो आप लेते हैं, उसके बाद आप जाते हैं पुलिस के पास, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हैं और अपनी बेगुनाही का तमाम सबूत अदालत के सामने रखते हैं। या आपने क्वेश्चन किया था शुरू में, ये देगी कौन सी अदालत? कौन सी अदालत? ये सेशंस कोर्ट जो सी है वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, चाहे बेलेबल ऑफेंस है, चाहे नॉन बेलेबल ऑफेंस है, चाहे ऑफेंस ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट है, लेकिन प्री अरेस्ट बेल मूव की जाएगी हमेशा सेशन जज के पास। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल कि सर प्रोटेक्टिव बेल जो है इसका क्या तरीका कार है? देखिए, प्रोटेक्टिव बेल जो सी है, ये इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक
मिसाल के तौर पर मैं अब आपको बताता हूं कि आपको हमेशा प्रोटेक्टिव बेल देगी हाई कोर्ट। अच्छा। ये इख्तियार सेशन जज के पास नहीं है। सेशंस कोर्ट के पास ये इख्तियार हमेशा दी जाएगी हाई कोर्ट की तरफ से। क्यों दी जाएगी? टू इनेबल एन एक्यूज टू अपीयर बिफोर द कंसर्न कोर्ट। अच्छा। टू अप्लाई प्री अरेस्ट बेल। नाजरीन को बताते चलें कि आपकी स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट अलाउड। सर उस पर सर रोशनी डाल दीजिए कि वो ब्रेवरी और वो करेज जो मैंने आपसे सीखी और आपने ये करके दिखाया कि आपका एक केस हाई कोर्ट में लगा, फिर आप उसको चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट ले गए और अभी हालिया आपने फिटनेस टेस्ट सुप्रीम कोर्ट का आपने पास किया और इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में जो हमारा पॉडकास्ट होगा उसमें हम जब आपका तारुफ करेंगे तो हम यही कहेंगे कि मोहम्मद सुलेमान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सर ये हाँ, ये ना अब मैं स्टूडेंट्स ऑफ, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसकी मैं तमाम बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। देखें, लॉयर की क्वालिटीज़ बहुत सारे लोग बताते हैं कि उसमें क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए, फैक्ट्स बहुत अच्छे आने चाहिए, लॉ बहुत अच्छा आना चाहिए। लेकिन लॉर्ड डेनिंग से किसी ने पूछा कि आपने पूरी जिंदगी गुजार दी कोर्ट ऑफ अपील में, आप ये बताएं कि वकील की जो सबसे बड़ी खूबी है या वो खूबी जो एक वकील में लाजमी होनी चाहिए वो क्या है? तो लॉर्ड डेनिंग ने कहा कि लॉयर मस्ट हैव करेज। उसकी बहादुरी, उसकी शुजाअत, वो उसकी सबसे बड़ी खूबी है, नंबर 1। दूसरा, मैं एक नाम मेंशन करता हूं हमेशा, रॉबर्टो उंगर। ये प्रोफेसर हैं जूरिस्प्रूडेंस के हार्वर्ड में। तो उन्होंने कहा कि द फर्स्ट टास्क ऑफ लीगल माइंड is to smash the idols of the society where he lives, and everyone must do it according to his circumstances. ये जो बुत शिकनी का कॉन्सेप्ट रॉबर्टो उंगर ने कहा, जब आप में करेज होगी। अब आपने जो मेरे से क्वेश्चन किया, सुप्रीम कोर्ट जो गए कि एक मुझे मौका मिला एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश होने का, तो उसमें मैंने एप्लीकेशन दी सेक्शन 23 की। केस में 780 अप्लाई नहीं करता। मेरी एप्लीकेशन कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दी। जो मुखालिफ पार्टी थी वो चली गई डिवीजन बेंच लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने वो रिवीजन उनकी अलाउ कर दी। अच्छा। मेरा क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस तो आया नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक एक ऐसा वकील जो ट्रायल कोर्ट में भी रह चुका हो, हाई कोर्ट में भी रह चुका हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसे स्पेशल परमिशन देती है। अच्छा। मैं उस केस को सुप्रीम कोर्ट ले गया और जब मुझे सुना गया, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे सुना, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें लीव ग्रांट की। और मैं यहाँ एक और अर्ज करना चाहता हूँ कि जब मुझे वो लीव ग्रांट हुई तो जिन जज साहब का ऑर्डर था, उन्होंने मेरे से पूछा कि वो क्या बना जो कि सुप्रीम कोर्ट लेकर गए हो। तो मैंने उन्हें बताया कि सर उसमें लीव ग्रांट हो गई है। उन जज साहब की आला ज़र्फी है, मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत बड़ी महफिल में कहा कि बहुत अच्छी बात है कि एक लीगल पॉइंट अब सेटल होगा। लीगल पॉइंट सेटल। यहाँ से मैंने जिंदगी में एक सबक, बहुत बड़ा सबक लिया कि लॉयर को कभी भी खौफजदा नहीं होना चाहिए। आपने अपने आपके शोल्डर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और याद रखिएगा कि मेरे वो क्लाइंट जिनका मैं वो केस कर रहा हूँ, वो शायद मेरी इस 10 साल वकालत में वो सबसे ज़्यादा मजबूर और गरीब क्लाइंट होंगे, जो बेचारे फीस भी पे नहीं कर सकते थे। और मैं एक और बात अर्ज करता हूँ कि मुझे एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज साहब ने भी अदालत में कहा, जब उन्होंने ऑर्डर पढ़ा जब लीव ग्रांटिंग ऑर्डर पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि सुलेमान साहब, ये आपकी स्पेशल एप्रिसिएशन है कि आप सुप्रीम कोर्ट तक केस को कंटेस्ट किया। और तो ये सबक सिर्फ बताने का लेसन ये है कि हमेशा
जुरत और शुजात का एलिमेंट अपने अंदर लाजमी रखें। वकील का यही जौहर है। उसके अलावा आपको लैंग्वेज के ऊपर कमांड होनी चाहिए, फैक्ट्स के ऊपर कमांड होनी चाहिए, रेलिवेंट लॉ आना चाहिए, और अपना केस हमेशा अदालत को जिस कदर इज्जत आप दे सकते हैं जरूर दें। बिलीव करें कि जितना रिलीफ आपको कोर्ट्स देंगी आप सोच भी नहीं सकेंगे। सेक्शन 497 हमने डिस्कस किया बहुत उसमें। अब सिर्फ देखें कि ये सेक्शन 497 की कितनी डायमेंशंस, कितने शेड्स हैं। सर आपने इस टॉपिक को बड़ा खूबसूरती से मुकम्मल किया। नाजरीन, जिस तरह आपको मैंने अपने चैनल का हवाला दिया ज्यूरी स्पेक्ट्रम, इसी तरह मोहम्मद सलमान साहब का एक चैनल है लॉ एंड लिटरेचर विद मोहम्मद सलमान। आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, चूँकि हमारे जितने भी पॉडकास्ट होंगे वो सर के साथ तो होंगे, मेरे चैनल के साथ साथ सर का जो चैनल जिसका अभी मैं हवाला दे चुका हूँ कि लॉ एंड लिटरेचर विद मोहम्मद सलमान, उस पर भी आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आपने सर के चैनल को भी साथ साथ देखना है। और स्पेशली सर का एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक, आज तो चलो हमने लॉ ऑफ बेल पर किया, लेकिन एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक जिसमें एटलीस्ट लॉ ऑफ बेल पर है, सर ने एटलीस्ट 45 केस लॉज उसमें रेफ़र किए हैं। आप उसको ज़रूर देखिएगा। वो स्टूडेंट्स जो लॉ ऑफ बेल के टॉपिक को समझना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, और वो स्टूडेंट्स जो आप वकील बन चुके हैं या लॉ गेट का पेपर पास कर चुके हैं, तो वो ज़रूर उस टॉपिक को देखिएगा, क्योंकि लॉ ऑफ बेल का टॉपिक ये बहुत अहमियत का हामिल है, स्पेशली क्रिमिनल फील्ड के अंदर। और हमारी खुशनसीबी है कि सर जैसे उस्ताद मिले। अब इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं सर आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शो का इख्तिताम करें। लोह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबगी नारंग, तेरे मुहीत में हबाब। लोह भी तू, कलम भी तू, शौक तेरा घर न हो, मेरी नमाज का इमाम। शौक तेरा घर न हो, मेरी नमाज का इमाम। तो मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। लोह भी तू, कलम भी तू, शौकत संजरो सलीम, तेरे जलाल की नुमूद। शौकत संजरो सलीम, तेरे जलाल की नुमूद। फक्रे जुनैदो बायजीद, तेरा जमाल बेनकाब। लोह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबगी नारंग, तेरे मुहीत में
हबाब लौह भी तू, कलम भी तू। ये थे जनाब मोहम्मद सलमान एडवोकेट हाई कोर्ट। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के शेर से अख्ताम चाहूँगा कि परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, शाहीन का जहाँ और है, करकस का जहाँ और। इजाज़त दीजिए अपने होस्ट राजा सुभान को। नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।